नमस्कार। चलिए आज विज्ञान के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों में से एक में उतरते हैं। आज हम समय में एक ऐसा सफर करने वाले हैं जो हमें बताएगा कि हमारी इस पृथ्वी पर आखिर जिंदगी शुरू कैसे हुई और फिर ये इतनी रंग बिरंगी, इतनी विविध कैसे हो गई। तो तैयार हो जाइए, ये एक जबरदस्त कहानी होने वाली है। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो बस चट्टान और आग का गोला था, वो हमारी ये जीती जागती दुनिया कैसे बन गया। ये वो पहेली है जिसने ना जाने कितने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की नींदें उड़ा दी हैं। वो पहली चिंगारी जिंदगी की, वो कहां से आई। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत बहुत पीछे, करीब करीब 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त हमारी पृथ्वी कैसी थी भाई? वो एक उबलती हुई लावा से भरी जगह थी। चारों तरफ जहरीली गैसें। यहां जीवन का होना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि इस बेजान दुनिया में जान आई कैसे। इसका एक बहुत ही मजबूत जवाब मिलता है जीवन के रासायनिक सिद्धांत से। ये सिद्धांत कहता है कि जिंदगी कोई जादू नहीं थी, बल्कि ये तो निर्जीव चीजों यानी नॉन लिविंग मैटर के बीच हुई कई केमिकल रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज का नतीजा थी। ओपेरन और हेल्डेन जैसे कमाल के वैज्ञानिकों ने इसे 4 आसान स्टेप्स में समझाया। सोचिए, ये जिंदगी बनाने की एक रेसिपी जैसा है। पहले बहुत ही सिंपल केमिकल्स ने आपस में मिलना जुलना शुरू किया, फिर इस मिलावट से बने लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि अमीनो एसिड्स। इसके बाद ये बिल्डिंग ब्लॉक्स पानी में इकट्ठा होकर कोएसरवेट्स नाम के छोटे छोटे बुलबुले बनाने लगे। ये समझ लीजिए कि ये जिंदगी के पहले घर थे, एकदम प्रिमिटिव सेल्स जैसे। और फिर आया चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, इन बुलबुलों के अंदर आरएनए और डीएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल का बनना। और हाँ, कई साइंटिस्ट का मानना है कि आरएनए पहले आया होगा, क्योंकि वो कमाल का मल्टीटास्कर है, जानकारी भी रख सकता है और काम भी कर सकता है। अब ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। और यही कहानी में एंट्री होती है मशहूर मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने लैब के अंदर अरबों साल पुरानी पृथ्वी का माहौल बनाने की ठानी। वो जो प्राइमोडियल सूप या आदिम सूप की बात होती है ना, बस वही बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसमें उस जमाने की गैसें भर दी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी की भाप। अब इन गैसों को आपस में रिएक्ट करने के लिए चाहिए थी एनर्जी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस फ्लास्क में बिजली की चिंगारियां पैदा की, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरबों साल पहले धरती के आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कती थीं। यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ शुरू किया। और जो नतीजा आया वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स बन चुके थे। ये वही अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, जिनसे हम सब बने हैं। ये पहली बार था जब किसी ने लैब में साबित कर दिया था कि हाँ, बेजान चीजों से जिंदगी के मॉलिक्यूल्स वाकई में बन सकते हैं। ठीक है, तो जिंदगी की पहली ईंट तो रख दी गई, पर एक सिंगल सेल से लेकर हाथी, वेल, इंसान और करोड़ों तरह के कीड़े मकोड़े, ये सब कैसे बन गए? ये कहानी का अगला हिस्सा है और इसका जवाब छुपा है एवोल्यूशन यानी विकास के सबूतों में। सबूतों को समझने का एक तरीका है अलग अलग जानवरों के शरीर की बनावट को देखना। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी परिवार के लोगों में शक्लें मिलाना। जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स को देखिए, इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख, अंदर से इनकी हड्डियों की बनावट एक जैसी है, भले ही काम अलग अलग हो। यह क्या बताता है? यही कि इन सबका कोई एक कॉमन रिश्तेदार, एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। और फिर आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, जैसे पक्षी का पंख और किसी कीड़े का पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर इनकी बनावट बिल्कुल अलग है। तो ये सारे सुराग, चाहे वो हड्डियां हों, फॉसिल्स हों या डीएनए, सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, और वो है कॉमन एंसेस्टर का जबरदस्त आइडिया। इसका मतलब ये है कि धरती पर आज जितनी भी जिंदगी है, हम सब एक ही विशाल ट्री ऑफ लाइफ की टहनियां हैं। हमारी जड़ें एक ही हैं, भले आज हम कितने भी अलग दिखते हों। लेकिन ये बदलाव होता कैसे है? मतलब वो कौन सा इंजन है जो इस ट्री ऑफ लाइफ को बढ़ाता रहता है? इस सवाल का जवाब एक शख्स ने दिया जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, चार्ल्स डार्विन। और उनका जवाब था नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। डार्विन का आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल था। पहला, जीव हमेशा जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा, इससे खाने, रहने की जगह के लिए एक संघर्ष शुरू हो जाता है। तीसरा,
एक ही स्पीशीज के जीवों में भी छोटे छोटे फर्क या वेरिएशंस होते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब है वो बचेगा जो अपने माहौल में सबसे अच्छे से फिट होता है, और फिर वही अपने गुण अगली पीढ़ी को देता है। अब डार्विन ने तो एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा दी थी, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज की हमारी समझ, जिसे नियो डार्विनिज्म कहते हैं, वो और भी ज्यादा मजेदार है। इसमें डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन वाले आइडिया को जेनेटिक्स के विज्ञान के साथ जोड़ दिया गया है। अब हम जानते हैं कि वो वेरिएशंस या बदलाव आते कहां से हैं। और इसका जवाब है म्यूटेशन। ये हमारे डीएनए में होने वाले छोटे-मोटे रैंडम बदलाव हैं। ज्यादातर म्यूटेशन का कोई असर नहीं होता, कुछ नुकसान भी करते हैं, पर कभी-कभी कोई म्यूटेशन फायदेमंद साबित हो जाता है। यही म्यूटेशन एवोल्यूशन के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। एवोल्यूशन का एक और खिलाड़ी है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे आप एवोल्यूशन बाय चांस या किस्मत का खेल भी कह सकते हैं। खासकर जब किसी जानवर की आबादी बहुत छोटी हो, तो प्योरली चांस से कुछ गुण अगली पीढ़ी में ज्यादा चले जाते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं। इसका फिटेस्ट होने से कोई लेना देना नहीं, ये बस हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन को असल में काम करते हुए देखना है तो चलिए इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ की कहानी सुनते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पेड़ हल्के रंग के होते थे, तो उन पर सफेद वाले मॉथ आसानी से छिप जाते थे और शिकारी पक्षियों से बच जाते थे। लेकिन फिर आई फैक्ट्रियां और प्रदूषण से पेड़ों के तने काले पड़ गए। अब पासा पलट गया, काले मॉथ छिपने लगे और सफेद वाले शिकार होने लगे। नतीजा, धीरे धीरे काले मॉथ की आबादी बढ़ गई। ये कहानी नेचुरल सिलेक्शन का एक जीता जागता टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। देखिए, माहौल बदला और जिस वैरायटी के पास उस नए माहौल के लिए सही टूल था, इस केस में काला रंग, वो बच गई। ये कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं था, ये तो बस प्रकृति का फिल्टर था जो काम कर रहा था। तो जब ये सारी ताकतें, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, लाखों सालों तक एक साथ काम करती हैं, तो एक कमाल की चीज होती है। एकदम नई स्पीशीज बन जाती हैं। इसी प्रोसेस को विज्ञान की भाषा में स्पेसिएशन कहते हैं। और नई स्पीशीज बनने के मोटे मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। सोचिए, एक जानवरों का ग्रुप है और बीच में एक बड़ी नदी या पहाड़ आ जाता है। लाखों साल बाद वो इतने अलग हो जाते हैं कि दो नई स्पीशीज बन जाती हैं। दूसरा है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। इसमें जानवर एक ही जगह पर रहते हैं, पर किसी और वजह से वो धीरे धीरे दो अलग स्पीशीज में बढ़ जाते हैं। पर एक मिनट, ये सब तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक ये पता कैसे लगाते हैं कि कोई आबादी इवॉल्व कर भी रही है या नहीं? क्या कोई तरीका है इसे नापने का, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला? जवाब है हाँ, और यहीं पर एंट्री होती है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत की। इसे ऐसे समझते हैं, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत एक तरह का जेनेटिक बैलेंस या बेसलाइन है। ये हमें बताता है कि अगर किसी आबादी में कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं कर रही हो, तो उसके जीन्स कैसे रहेंगे। तो वैज्ञानिक असली आबादी को इस बेसलाइन से कंपेयर करते हैं। अगर सब कुछ बैलेंस में है, मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रहा। पर जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, बिंगो, वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि यहाँ एवोल्यूशन का खेल चल रहा है। ये एवोल्यूशन को रंगे हाथों पकड़ने जैसा है। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के अंत में आते हैं। बेजान केमिकल से शुरू होकर आज की इस इनक्रेडिबल दुनिया तक जिंदगी का ये सफर लगातार चलने वाले इवोल्यूशन का नतीजा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है, हर पल, हर सेकंड। तो सोचने वाली बात यह है कि आज से 10 लाख साल बाद ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? धरती पर जिंदगी तब कैसी दिखेगी?